केंद्र सरकार ने आज संसद में बजट पेश किया है और भारतीय जनता पार्टी जी की, मोदी जी की सरकार का दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। हम सब जानते हैं कि इन दोनों कार्यकाल में इन्होंने अच्छे दिन के सपने को जुमला कर दिया। इन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, उसको भी जुमला करार दे दिया। आज फिर एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें केवल जुमले ही जुमले हैं। 2014 के बाद के बजट में भी हम कई बार नए नए तरीके के जुमले इस सरकार से सुन चुके हैं। बजट के दौरान बुलेट ट्रेन लाने से लेके, किसानों की आय दुगनी करने से लेके, पिछले साल 60 लाख रोजगार देने की बात करने तक कई तरीके के जुमले बजट में छोड़े गए और इस तरह के छोड़े जाते रहे हैं। उनका क्या हुआ? बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने का क्या हुआ? 60 लाख रोजगार का वादा किया था पिछले साल, उसका क्या हुआ? अच्छे दिन और 15 लाख की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो चुनावी जुमले थे। तो ये तो बजट की घोषणाएं थी, इनका क्या हुआ? इस पर कोई जिक्र बजट में नहीं है। आज की बजट में सबसे अहम जो बात और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये देश को कर्जे में डुबाने वाला बजट है। देश की माली हालत को और कर्जे में डुबाने वाला बजट आज पेश किया गया है। हम सब जानते हैं, आंकड़े सबके पास में हैं कि 2014 तक देश के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर 53 लाख करोड़ का कर्जा था। 53 लाख करोड़ के कर्जे को बढ़ा के पिछले 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने 150 लाख करोड़ का किया, 3 गुना। और अब 15 लाख करोड़ का कर्जा और इसमें जोड़ा जा रहा है इस बजट के माध्यम से। यानी कि देश के ऊपर 167 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा इस बजट के बाद, इस बजट की वजह से। कुल मिला के केंद्र सरकार का 45 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें से 15 लाख करोड़ कर्जे का है। तो देश को कर्जे में डुबोने का बजट भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। किसी भी अर्थशास्त्री से आप बात कर लो जिसको इकोनॉमिक्स की थोड़ी भी समझ होगी, इकोनॉमी के ग्रोथ की, इकोनॉमी के नीचे जाने की थोड़ी भी समझ होगी, वो आपको बता देगा कि जब जब सरकारें कर्जा लेती हैं तो महंगाई बढ़ती है। जब जब सरकारें पागलपन से कर्जा उठाती हैं तो बेरोजगारी बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है। कर्जे उठाने से कभी भी देश की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो कितनी महंगाई बढ़ेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन 15 लाख करोड़ के और कर्जे में डुबाया जाएगा देश को। ये एक खतरनाक चीज मैं इसमें देख रहा हूं। बजट के ऊपर कुछ और पहलू भी हैं, पर उनसे पहले मैं दिल्ली की पहलू की सबसे पहले बात करूंगा। दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में मैं देखूं या दिल्ली के आम नागरिक के रूप में देखूं, मैं दिल्ली के लोगों को ये बजट निराश करता है। केंद्र सरकार ने कुल मिला के केंद्रीय करों से हर साल की तरह 325 करोड़ रुपए दिल्ली को दिए हैं, 325 करोड़ रुपए। और ये अभी नहीं दिए, हर साल पिछले 2001 से 22 साल से केंद्र सरकार केंद्रीय करों में से केवल 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देती है। और इस साल भी 325 करोड़ रुपए का बजट रखा है, वही 22 साल पुराना। जबकि 1,78,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोग सेंट्रल टैक्सेस में देते हैं, लेकिन 1,78,000 करोड़ में से सारे राज्यों को जो सेंट्रल पूल से मिलता है वो 42% मिलता है। हमको मिलता है, दिल्ली को मिलता है 325 करोड़ रुपए। और आज से नहीं, 22 साल से मिल रहा है, उसको चेंज नहीं किया गया, 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया उसमें। दूसरा, एमसीडी को कोई पैसा नहीं दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार थी तब भी नहीं देते थे, अभी भी कोई पैसा नहीं दिया। सारे देश के नगर निगमों को पैसा देते हैं, एमसीडी को कोई पैसा नहीं दिया गया। अगर टोटल देखें तो जो भी स्कीम और ये सब मिला के दिल्ली को जो पैसा मिला है
611 रुपए प्रति व्यक्ति के पीनट्स दिल्ली को दिए हैं, जबकि बाकी राज्यों को आप देखेंगे तो महाराष्ट्र को 64,000 रुपए प्रति व्यक्ति, कर्नाटका को 37,000 रुपए प्रति व्यक्ति, मध्य प्रदेश को 80,000 रुपए प्रति व्यक्ति। इस तरह के रेट से पैसा मिल रहा है केंद्र सरकार से, लेकिन दिल्ली को 311 रुपए प्रति व्यक्ति पिछले 23 साल से देती है केंद्र सरकार, जो कि बहुत ही अन्याय है। और यह अन्याय अभी भी जारी रखा है, निराश किया है दिल्ली को इस बार के बजट ने भी। दूसरी बात, राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो केंद्र सरकार बार बार दावा कर रही है, वित्त मंत्री जी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, वो कह रही थी इंक्लूसिव ग्रोथ का बजट है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि अगर आप शिक्षा नहीं दोगे, अगर आप स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे, तो कैसा इंक्लूसिव ग्रोथ है। शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किए बिना कोई भी सरकार अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करती है तो मजाक लगता है। हेल्थ के सेक्टर में इन्होंने कोई नया हॉस्पिटल बनाने की बात नहीं की। आज हम दुनिया के गरीब देशों के मुकाबले भी डॉक्टर्स की कमी ज़्यादा है हमारे देश में, प्रति व्यक्ति उपलब्धता, उससे जूझ रहे हैं। और हेल्थ का बजट इन्होंने 2.2% से 1.98% नीचे कर दिया है, हेल्थ का बजट घटा दिया। आप केंद्र सरकार के किसी भी नेता से एजुकेशन की बात करो, आपने एजुकेशन में क्या किया, बोलेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। 3 साल हो गए इनको नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हुए। इनकी एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जीडीपी का 6% हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। 6% तो छोड़िए, इन्होंने 2.64% को भी घटा के 2.5% कर दिया। तो एनईपी का ढोल पीटते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ एनईपी में जितना पैसा लिखा है उसको दूर देना तो दूर, और पैसा कम कर देते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन रोजगार इनके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ में नहीं आता है। आज देश में बेरोजगारी की दर 8.3%, 8.3% है पूरे देश में। और अगर शहरों की बात करें तो शहरों में जो नौजवान बैठा है उसमें से 10% नौजवान बेरोजगार बैठा है। 10% बेरोजगारी शहरों में। इन्होंने पिछले बजट में वादा किया था कि हम 60 लाख रोजगार लेके आएंगे। कहां है वो 60 लाख रोजगार? क्या हुआ? अगले बजट में बताते तो सही, 60 लाख में से कितने रोजगार आए? कोई रोजगार पे बात नहीं है, कोई नई स्कीम रोजगार की नहीं है। कह रहे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, कुछ एयरपोर्ट बना रहे हैं, कुछ सड़कें बना रहे हैं, अच्छी बात है, देश को एयरपोर्ट और सड़कें चाहिए। लेकिन जिस वक्त देश का लगभग हर 10वां युवा बेरोजगार है, और जिनके पास रोजगार भी है उनकी हालत देख लो, कितने रुपए पर डे, 35 रुपए पर डे के ऊपर कितने लोग जी रहे हैं, उन सबको देखो तो आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया ने इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया है। इसमें कोई विजन नहीं दिख रहा है इनके बजट में कि बेरोजगारी से कैसे लड़ेंगे। जहां जहां लोगों को दुनिया में बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, जिन जिन इकोनॉमीज को उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया और कंजम्पशन बढ़ाया, खपत बढ़ाई। खपत बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, उससे रोजगार पैदा होते हैं, उससे लोगों को इनकम बढ़ती है। तो खपत पे कोई काम नहीं है, कंजम्पशन पे कोई काम नहीं है। केवल कुछ एयरपोर्ट बनाने से थोड़ी रोजगार बढ़ जाएंगे, आपको कंजम्पशन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। इंडिया इज ए बिग कंजम्पशन मार्केट। आपके मार्केट को सारी दुनिया कंज्यूमर मार्केट के रूप में देख रही है, और आप सोच रहे हो कि हम 4 कैपिटल प्रोजेक्ट बना के हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। बात ही नहीं है, बेरोजगारी की तो बात ही नहीं की बजट में, केवल कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा। ये कह रहे हैं इनकम टैक्स में छूट का बड़ा वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि साहब इनकम टैक्स में छूट दी, बहुत बड़ी छूट हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, ये इनकम टैक्स में छूट का फायदा कितने लोगों को मिल रहा है? 50,000 रुपए की छूट दी है, किसको फायदा मिल रहा है? इस देश में कुल 4% लोग इनकम टैक्स देते हैं, और इन 4% में भी केवल 4% के 10% लोग इस नई स्कीम को यूज कर रहे हैं, जिसका ये दावा कर रहे हैं कि नई स्कीम में हमने इतनी रिबेट बढ़ाई है। तो यानी कि 0.4% लोगों को 50,000 रुपए की छूट मिलने को हम बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। साहब गेम चेंजर है। क्या गेम चेंजर है? इसके उलट देखेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रही है मैडम। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ में कह रही है इंक्लूसिव ग्रोथ से डेवलपमेंट होगा, इस बजट में इंक्लूसिव ग्रोथ का खाका रखा गया है। कैसी इंक्लूसिव ग्रोथ है? जिसमें नौजवानों की बात नहीं है, जिसमें महिलाओं की बात नहीं है कोई, जिसमें किसानों की बात नहीं है, छोटे व्यापारियों की बात नहीं है,
छोटी छोटी इनकम वाले लोगों की बात नहीं है, सुपर रिच की बात है। चंद सुपर रिच लोग, 5 करोड़ से ऊपर वाले जो इनकम वाले लोग हैं, उनको सरचार्ज 37% से घटा के 25% कर दिया गया। तो जो सुपर रिच लोग हैं उनको सरचार्ज में 37% से 25% की छूट मिल गई। आम आदमी को कुछ नहीं मिला। देश के 21 अरबपतियों के पास जितनी संपत्ति है उतनी 70 करोड़ भारतीयों के पास है, उतनी कुल मिला के संपत्ति। उन 70 करोड़ भारतीयों के लिए कुछ नहीं है, उन अरबपतियों के लिए 37% से छूट घटा के सरचार्ज जो है 25% कर दिया गया, उनको छूट मिलेगी। लोग इंतजार कर रहे थे कि महंगाई के जमाने में राहत मिलेगी, पेट्रोल और डीजल पे कुछ राहत मिलेगी, कुछ टैक्सेस कम होंगे, जीएसटी में जो जरूरी सामान है उस पर कुछ राहत मिलेगी, उस पर कुछ छूट मिलेगी, तो उससे कुछ सामान सस्ते होंगे। महंगाई के ज़माने में रोज़गार वैसे ही नहीं है और महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, उस तरफ कोई नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई घोषणा नहीं है, कोई स्कीम नहीं है इनके पास में। तो कुल मिला के देखें तो ना महंगाई से लड़ने के लिए योजना है, ना बेरोजगारी से लड़ने के लिए कोई योजना है, ना कंजम्पशन बढ़ा के छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाने की योजना है। कुल मिला के कुछ सुपर रिच लोगों को फायदा पहुंचाने का बजट है और देश को 15 लाख करोड़ के और कर्जे में गहराई से डुबोने का बजट है। और जितना कर्जा आज सरकार लेगी आने वाली पीढ़ियों के लिए उतनी मुसीबत खड़ी करेगी, ये हम सब देख रहे हैं। इस कर्जे को कैसे चुकाया जाएगा, कहां से चुकाया जाएगा, इसका कोई रोड मैप नहीं है। देश को कर्जे की आड़ में झोंकने का बजट है। सर, एमसीडी में सैलरीज को लेकर बड़ा चल रहा है, कोर्ट तक मामला पहुंचा है। कल मैंने एमसीडी के लोगों से बात की थी। आज मैंने इत्तेफाक से एमसीडी के ऑफिसर्स को बुलाया था, पूरे उनकी टीम को, और उनसे समझा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव में एमसीडी के में वादा किया था कि उनकी गारंटी में से एक ये भी थी कि हम एमसीडी के हर कर्मचारी को हर महीने सैलरी दिलवाएंगे। अभी वहाँ नगर निगम में आप देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में मेयर चुनने से लेके और उन सबसे कैसे भाग रही है। उसके बावजूद मैंने आज सबको बुलाया और सबका रिव्यू किया और सरकार की इंटेंट भी उनको बताई कि सरकार चाहती है कि हर कर्मचारी की सैलरी हर महीने मिले, और उसके लिए जितना भी एमसीडी टैक्स कलेक्ट करती है, कैसे करती है, कहाँ से करती है, हाउस टैक्स से लेके उनके जो फीस हैं, अलग अलग तरह की लाइसेंस फीस हैं जो उनके पास आती हैं, उनका स्टेटस क्या है, उसका सबका रिव्यू किया और उनको पूरा रिव्यू करके उनको गाइडलाइंस दी हैं कि किस तरह से अपना कलेक्शन बढ़ाएं। और दिल्ली सरकार की ओर से जो पूरा पैसा चौथी किस्त का है, उसका भी मैंने आज फाइनेंस, एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बैठ के रिव्यू किया, जो नॉर्मली फरवरी के महीने में ही जाता है, तो वो हमने पूरा रिलीज़ करने का कर दिया है। तो लगभग 2000 करोड़ का टोटल जो उनका है, वो सारा पैसा अंतिम किस्त जो हमारी फाइनेंस कमीशन के तहत जाती है वो उनका पूरा मिल जाएगा। उसमें कोई देरी नहीं होगी। फरवरी का महीने का पेमेंट होता है तो लगभग फरवरी के महीने में मिल जाएगा बहुत जल्दी, उसको भी तुरंत करा देंगे। और साथ साथ उनके भी टैक्सेस को और ठीक करेंगे, उनके टैक्स कलेक्शन सिस्टम को ठीक करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी का वादा है दिल्ली के लोगों को कि नगर निगम कर्मचारियों की तनख्वाह हर महीने मिलेगी, तो उसकी दिशा में पूरा काम चल रहा है। और अब जो आज मैंने रिव्यू किया है उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सारे सिस्टम के बाद जो मैंने उनको डायरेक्शंस दिए हैं, इसके बाद में जनवरी तक की तनख्वाहें हफ्ते भर में मिल जाएंगी। अभी 6 फरवरी की तारीख मेयर चुनाव के लिए फिर से सामने जो आपने तय की थी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जब मेयर का चुनाव दूसरी बार नहीं हो पाया था। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग गए, अब क्या चुनाव हो जाना चाहिए और कहां? देखिए, दिल्ली के लोगों ने, जैसा अभी इत्तेफाक से पहला मुद्दा भी यही था कि भाई एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर नहीं मिलती। लोग एमसीडी में बीजेपी के शासन से वैसे भी दुखी थे। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी के काम पे और केजरीवाल जी की गारंटियों पे भरोसा करके केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में एमसीडी में सरकार बनाने के लिए वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी को 15-17 साल के शासन के बाद लोगों ने हराया, दिल्ली के लोगों ने, अब बीजेपी किसी न किसी तरह की साजिश करके मेयर बनने से रोक रही है। हमें उम्मीद है कि बीजेपी इस बार लोकतंत्र का सम्मान करते हुए 6 तारीख को शांतिपूर्वक तरीके से आम आदमी पार्टी का मेयर बनने देगी, और उसके बाद में आम आदमी पार्टी का मेयर काम करेगा तो तुरंत चीज़ें काम।
कुछ नहीं मिला। सर कुल टोटल कितना मिला है? 325 करोड़ रुपए। ये तो वो है ना कर में हिस्सेदारी है, टोटल कुल मिला के वो 1100 करोड़ रुपए होता है सारा मिला के। थैंक यू। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी महाराष्ट्र जनभूमी न्यूजला सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांचे नोटिफिकेशन्स।